भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड का किया निरीक्षण। कहा, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए है तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह गुवाहाटी में मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों के साथ करेंगे बैठक। राज्य की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर बड़ा हादसा। यवतमाल से मुंबई की तरफ आ रही बस में लगी आग। हादसे में 10 लोगों की मौत। बस में करीब 50 लोग थे सवार। आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए वित्तीय पैकेज को दी मंजूरी। यूक्रेन को $1.3 बिलियन की मिलेगी वित्तीय सहायता। वहीं काला सागर अनाज निर्यात सौदे का विस्तार करने पर संयुक्त राष्ट्र कर रहा है विचार। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज राजकोट में हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं आज अहमदाबाद में महिला फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले होंगे आयोजित। आज से जूडो के भी मुकाबलों की होगी शुरुआत। और महिला T20 एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा भारत। वहीं दूसरे मुकाबले में मलेशिया की श्रीलंका से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय वायुसेना का आज अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है और इस अवसर पर चंडीगढ़ स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों ने करतब दिखाए। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया। Ladies and gentlemen, the Chief of Parade Commander is now proceeding to inspect the parade. On the solemn occasion of Air Force Day, Chief of the Air Staff has issued a message for all the environment where it is becoming increasingly and harnessing modern technology. This will call for Malhotra. और वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि वायुसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। We are well and truly prepared to take on everything that comes our way, and the credit for that goes to all of you. The traditional domains of land, sea and air have expanded to include space and cyber. We are increasingly seeing the conversion of all these domains into one continuum in the form of hybrid warfare. The use of non-kinetic and non-lethal warfare to supplement kinetic means has changed the way wars will be prosecuted. Therefore, conventional systems and weapons will need to be augmented by modern, flexible and adaptive technology. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, वीर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को मेरी बधाई। नभः स्पृशा दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना ने राष्ट्र की रक्षा के साथ ही आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। आसमान की बातें तो निराली होती ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। आपकी ये हुंकार
दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में हो। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा। तो बेहद ये महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में रुक करते हैं अपनी सहयोगी का। ननिता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ननिता, जैसा कि हमने देखा है कि अभी कुछ देर पहले जब हम लाइव तस्वीरें वहां पर देख रहे थे तो एक शौर्य और पराक्रम की एक अनूठी मिसाल यहां पर नजर आई और साफ तौर पर जो वहां की जो तस्वीरें थी वो काफी बल देने वाली थी पूरे देश को, क्योंकि आज जिस तरह से ये दिवस मनाया जा रहा है और इसको लेकर तमाम तैयारियां हैं, क्या नज़ारे वहां पर नजर आए आपको जब आप वहां पर थी और साथ ही साथ किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा गर्मजोशी से लोगों ने जो पैराग्लाइडर्स थे और जो विंटेज एयरक्राफ्ट थी उनका फ्लाई पास उन्होंने देखा। उसके बाद जो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी आए, उन्होंने न सिर्फ आज सर्व करने वाले वायुसेना के एयर वॉरियर्स और ऑफिसर्स को का अभिनंदन किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो इंडिया की एयरफोर्स आज इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सक्षम और दुनिया में हर तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए सक्षम जो हुई है, उसका योगदान हमारे मार्टर्स और हमारे पुराने वेटरन्स पर जाता है। और दूसरी बात एक बहुत जरूरी ये हुई गौरव की एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जो वायुसेना प्रमुख है, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के तहत एयरफोर्स अब पूरी तरह से इंडिजिनाइजेशन के यानी कि स्वदेशीकरण यानी कि मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट को टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बहुत जोर दिया उन्होंने इस पर कि अगर इंडिया को दुनिया की सबसे बेहतर नंबर 1 एयरफोर्स बनना है तो उसके अंदर उसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ ऐसे ही डोमेन्स नहीं है जैसे आप थल, नभ और समुद्र में लड़ते हैं। अब साइबर और स्पेस का भी जमाना है। जो हमारे प्रतिद्वंदी है, हमारे दुश्मन है, वो साइबर अटैक्स करने में उनका भी हमें सामना करना पड़ेगा और स्पेस के लिए भी एक एरोस्पेस पावर बनने के लिए इंडियन एयरफोर्स पॉइज्ड है। तो 1932 में जब इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मेशन की, जब हमारे पहले अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स का 1932 में गठन हुआ था। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी तब हमारे कमांडर इन चीफ थे एयरफोर्स के। तो तब से लेके अब तक 90 सालों में बड़ा ग्लोरियस इतिहास रहा है। और इतिहास की ना बात करके पिछले 2-3 सालों की बात करूं तो पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि एक तो 2020 में जो चाइना का चैलेंज था, LAC पर स्टैंड ऑफ से टेंशन थी, उसके अंदर हमारी वायुसेना ने कितना जल्दी हमारी ट्रूप्स को डिप्लॉय होने में, एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स में कितना जरूरी और बड़ा वाइटल अपना रोल अदा किया है, जिसमें हमारे रफाल फाइटर्स जो उसी साल बल्कि हुए थे, वो भी 2021 में शामिल हुए। बहुत ज्यादा डेटरेंस और एयर पेट्रोल्स उन्होंने वहां पर की। उसके बावजूद सारे के सारे जो मेन और मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करना था लेके एयरफील्ड पर, आगे जो छोटे छोटे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स है, वो भी एयरफोर्स द्वारा किया गया। और पिछले साल में हमने, इस साल आपने देखा होगा गौरव की ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया, हमने हजारों अपने इंडियन सिटीजन्स और न सिर्फ इंडियन सिटीजन्स बल्कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इन पाकिस्तान तक के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया एयरफोर्स के विमानों द्वारा।
और इसमें हालांकि एयर इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन एयरफोर्स ने भी किया। और जितने भी बड़े इवैक्यूएशन हुए हैं कोविड के टाइम पर, वैक्सीन को पहुंचाना दूर दराज के इलाकों में, वहां के हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट विमानों का बहुत बड़ा योगदान है। और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है एयरफोर्स, जिसमें नए विमान शामिल हो रहे हैं। पिछले हफ्ते LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो कि इंडिया में ही डिजाइन, डेवलप और बनाया गया है, उसको शामिल किया गया जो एयरफोर्स में जोधपुर के बेड़े में। तो नंदिता, वही देखने वाली बात है कि वायुसेना की जो ताकत है वो निरंतर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पहले हम दूसरों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर भारत, जिस तरह से हम उसमें एक कड़ी और आगे निकलते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त होते जा रहे हैं। और यही बात वायुसेना प्रमुख ने भी कही। आपने सही फरमाया गौरव, क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का उन्होंने नारा दिया है। और इसके लिए वो बिल्कुल जुटे हुए हैं और सारी एजेंसी को जुटाया है। नेवी ही ऐसी फोर्स थी पहले, एयरफोर्स की नहीं, बल्कि नेवी फोर्स थी जो ज्यादा इंडियनाइजेशन पर जोर दे रही थी। लेकिन एयरफोर्स का ज्यादातर बजट जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खरीद होती थी हथियारों की, प्लेटफॉर्म की, वो उसमें चला जाता था। और बहुत ही मूल्यवान फॉरेन एक्सचेंज, हम इतने सारे बड़े प्लेटफॉर्म बाहर से आयात करते थे। अब हम देख रहे हैं जैसे रफाल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास अभी जो लेगेसी प्लेटफॉर्म थे जैसे सुखोई वगैरह, उनका असेंबली लाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस प्रोडक्शन हिंदुस्तान कर रहा है, भारत कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए। और अब जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मैंने बताया, वो जो है प्रचंड नाम का उसको नाम दिया गया है, वो भी भारत में ही डिजाइन हुआ, हालांकि इसमें बहुत समय लगा है। तो हमारे जो इनोवेटर्स हैं, इसके लिए भी एयरफोर्स एक कंपटीशन चलाती है, बाबा मेहर सिंह के नाम से ड्रोन कंपटीशन, क्योंकि मेहर बाबा जो थे वो एयर कॉमोडोर मेहर सिंह, वो हमारे 1965 की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही ज्यादा नाम रोशन किया था, उसकी वीरता के थे। और एक आइडेक्स कंपटीशन भी चलाया जाता है जिसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को, इनोवेटर्स को, ताकि वो अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से, हमें ही उसको फंडिंग डिफेंस मिनिस्ट्री करती है, इंडियन एयरफोर्स भी उसको टेस्टिंग की रेंजेस प्रोवाइड करती है। तो इन सब नई स्कीम्स के जरिए एक नई तकनीक का भी जिसको कहते हैं संचार हो रहा है। और उसका जिक्र आज एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी किया कि अगर हिंदुस्तान को नंबर 1 एयरफोर्स बनना है तो उसको अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, बल्कि लीपफ्रॉग करना पड़ेगा। क्योंकि अब सिर्फ 3 डोमेन्स नहीं, कन्वेंशनल वॉर्स नहीं तो लड़ी ही जाएंगी, लेकिन साथ में अब हाइब्रिड वॉरफेयर हुआ करेगा, यानी कि कंप्यूटर या डिजिटल दुनिया में, जैसे साइबर वॉरफेयर कहते हैं, और जिसे स्पेस में भी लड़ा जाएगा, सैटेलाइट के ऊपर आक्रमण होंगे। तो जैसे कि ये एंटी सैटेलाइट केपेबिलिटी हमारे पास आई है, ऑपरेशन शक्ति 2019 में हमारे DRDO ने किया था, टेस्ट किया था। तो वो उस स्पेस में तो इंडिया की बहुत अच्छी पहुंच है। तो एरोस्पेस पावर बनना इंडिया की एयरफोर्स का लक्ष्य है। बिल्कुल नंदिता, बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि पल पल की जो तस्वीरें हैं वो आज बहुत कुछ बयां करेंगी। शौर्य और पराक्रम को साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन अहम जानकारियों के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ ड्रग तस्करी और सुरक्षा को लेकर अहम बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह असम प्रदेश के नए बने बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ करेंगे। वहीं इस दौरान वर्चुअल तौर पर 9 जिलों के कार्यालय के भवनों के निर्माण के लिए नींव भी रखी जाएगी। इसके बाद दोनों नेता गुवाहाटी में खानपाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही शाम को गृह मंत्री अमित शाह उत्तर पूर्व स्पेस एप्लीकेशन में की समीक्षा बैठक भी करेंगे। गौरतलब है कि कल दोपहर बाद सिक्किम दौरे के बाद गृह मंत्री गुवाहाटी पहुंचे थे। गृह मंत्री ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए अहम बैठक भी की थी।
जिसमें राज्य को बाढ़ की आपदा से बचाने के लिए रणनीति बनाने और उस पर आगे बढ़ने पर चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। स्मृति चिन्हों की ये नीलामी अब 12 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ये उन कई विशेष उपहारों में से है जो मुझे बीते कई वर्षों में मिले हैं। लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्हों की नीलामी को 12 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इसमें हिस्सा लीजिए। और वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का अमेरिका के वो दौरे पर हैं। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष की 5वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लिया। इस दौरान वी मुरलीधरन ने कहा, कोष ने दक्षिण सहयोग के लिए नए मानक स्थापित किए हैं और ये भारत के वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के अनुरूप है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि अपनी जनता को ऊर्जा उपलब्ध कराना भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य है। वॉशिंगटन डीसी में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को जहां से तेल मिलेगा वो उसे वहां से खरीदना जारी रखेगा। India will buy oil from wherever it has to, for the simple reason that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. I mean, just imagine what has happened, the kind of dislocation and chaos you have in some countries, I don't want to list any, but let's say in India's vicinity, where for the love of money, there is no energy. And we have ourselves in one particular case extended assistance up to $4 billion, and a lot of that is in energy. So we have a moral duty to supply to our listening. और बुलेटिन में फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया है। नासिक में एक बस में आग लगने से करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक ये बस यवतमाल से मुंबई की तरफ आ रही थी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक बस हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और नासिक में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नासिक में हुए बस हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। दिल्ली NCR में बारिश के साथ गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में सुबह कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश हुई। वहीं कई जगहों पर सुबह कोहरा भी देखने को मिला। बादलों के साथ ठंडी हवा और बारिश से दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 11 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 12 और 13 अक्टूबर को बारिश में कमी होने के आसार हैं, लेकिन बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही प्रदूषण की बात करें तो बारिश से दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है। वहीं अगले कुछ दिन तक होने वाली बारिश से एयर क्वालिटी में और सुधार होने के आसार हैं। और वहीं मुंबई में भी तेज बारिश ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हिंद माता व सेंट्रल मुंबई में कई इलाके जलमग्न हो गए और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था भी ठप सी हो गई है। और लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के
सिताब दियारा में जन्मे जेपी आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहते हुए एक समाजवादी और राजनीतिक नेता बनकर उभरे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता के तौर पर लोगों के प्रेरणा स्रोत जेपी ने 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया था। उन्होंने विद्यार्थियों को साथ लेकर ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि 1977 में एकजुट विपक्ष के सामने इंदिरा गांधी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। साल 1998 में भारत सरकार ने जेपी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा था। साल 1979 में बीमारी के चलते पटना में उनका निधन हो गया। और इन दिनों दिल्ली में नौटंकी महोत्सव चल रहा है। महोत्सव के दौरान बहरूपिया का भी मंचन किया गया। बहरूपिया के माध्यम से लुप्त होती लोक कलाओं को बचाने का बखूबी संदेश दिया गया। नौटंकी महोत्सव में कैसी दी प्रयागराज के कलाकारों ने प्रस्तुति, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए। हम सभी ने अक्सर दादी नानी के मुंह से बहरूपिये की कहानी जरूर सुनी है। दिल्ली के कमानी सभागार में इसे नौटंकी के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया। जी हाँ, मशहूर निर्देशक अतुल यदुवंशी द्वारा निर्देशित इस नाट्य शैली के जरिए प्रयागराज के कलाकारों ने अलग ही समा बांध दिया। बहरूपिया नौटंकी में बहरूपिया द्वारा तरह तरह के रूप बदलने के साथ साथ राजमहलों के षड्यंत्र और राजनीति का अद्भुत संगम दिखाने का प्रयास किया गया। कैसे लोक कलाओं के अक्षुण्ण रखने के लिए बहरूपिया संघर्ष करता है और राजा के दरबार की तमाम साजिशों को, तमाम राजनीति को जिस तरीके से वो धता बताते हुए और वो आगे बढ़ता है, वो काबिल तारीफ है। और बहरूपिया इतने रूप धरता है, इतने तरीके के रूप धरता है इस पूरी प्रस्तुति के दौरान कि वो अपने आप में अचंभित करने वाली बातें होती हैं और हर किसी के पीछे हर रूप के पीछे एक उसका अलग उद्देश्य होता है। तो ये प्रस्तुति जो है राज महलों के षड्यंत्र की और राजनीति की और साजिश की एक अद्भुत संगम है और जिससे निकल करके बहरूपिया आगे बढ़ता है और लोक कलाओं को स्थापित करने का कार्य करता है। इस नौटंकी में आत्माराम बहरूपिया का किरदार निभाने वाले सचिन केसरवानी ने एक तरफ जहां संत का अभिनय किया तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल का। इतना ही नहीं, सती का रूप भी उन्होंने धारण किया और साथ ही साथ बहरूपिया ने लुप्त होती लोक कलाओं को बचाने के लिए अपने अलग अंदाज में संदेश भी दिया। लोक कला के मूल से फूटी कला तमाम, हम ही सुदामा रह गए, जीना हुआ हराम। क्योंकि लोक कलाओं ने ही सारी कलाओं को जन्म दिया है, उसी का संदेश है। बहरूपिया एक लोक कथा है जिसे नौटंकी के रूप में राजकुमार श्रीवास्तव ने लिखा है। पंचभूत नामक मास्क पहने 5 किरदार इसमें दिखाई देते हैं। कहानी 2 सूत्रधारों से शुरू होती है जो नौटंकी को शुरू करते हुए संवाद के माध्यम से कहानी को आगे ले जाते हैं। इस तरह की विधा न केवल मनोरंजन कराती है बल्कि लुप्त होती नाट्य शैली यानी नौटंकी को भी जीवित रखने का सार्थक प्रयास हम सब के सामने रखती है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यहां पर आने वाले पर्यटकों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धारा 370 हटने का परिणाम है कि प्री कोविड से कई गुना अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाले पर्यटकों का यह आंकड़ा पहली बार इस स्तर पर पहुंचा है। इससे स्पष्ट है कि पर्यटकों को यहां पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इसी वजह से पिछले 8 माह में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 42 लाख रही है। इस साल अब तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 62 लाख पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जो आजादी के बाद से सबसे अधिक है। पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कश्मीर पर्यटन के स्वर्ण युग की वापसी है। कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ हेवन ऑफ अर्थ। ये बोल सकते हैं इंडिया में तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत सारी जगह हम घूम चुके हैं, लेकिन कश्मीर इज समथिंग डिफरेंट। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली को लेके आया हूँ। मेरा बेटा बेटी और मेरी लाज भी साथ में हैं, तो सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं
और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, डस्ट फ्री, बहुत ही प्यारा मौसम है। जिस तरह से आप पहले देखेंगे चीज़ों को तो कश्मीर काफ़ी चेंज हो चुका है। इवन आर्टिकल 370 मतलब जो भी आप चीज़ें देखेंगे कश्मीर के फेवर में जा रही हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। सो इवन दो आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम कश्मीर बट कश्मीर इज देयर समवेयर इन माय माइंड। और मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप आइए आराम से टूरिज्म एक्सप्लोर कीजिए, थिंग्स आर कूल, पीपल आर ऑल्सो वेरी नाइस। मेरे ख्याल से फर्स्ट आना चाहिए, जब से हम बड़े हो गए तब से फर्स्ट आना चाहिए इतना टूरिस्ट कश्मीर आने के लिए, क्योंकि पहले तो जो केरला वाले नहीं आते थे, उसको पता ही नहीं कश्मीर क्या है, तो वो भी बहुत आने लगा इधर, उनको टोटली मालूम ही नहीं कश्मीर क्या है, तो भी उनका भी रश है इधर। कलकत्ता, जैसा महाराष्ट्र, गुजराती, चेन्नई से भी सब लोग आते हैं यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए। खास बात यह है कि देश के अलावा विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। इसमें 11,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। भारत सरकार के आह्वान पर जम्मू कश्मीर अपने यहाँ 75 ऐसे पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है जो पहले से अनजान स्थल थे। इनके विकसित होने के बाद यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इलाके का विकास भी होगा। वहीं जम्मू कश्मीर फिल्मों के जरिए अपने राज्य को प्रमोट कर रही है। इसमें केवल हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, पंजाबी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी रास्ते खोले गए हैं। फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी भी देने की घोषणा की है। अगर कोई फिल्म निर्माता अपनी फिल्म का 50% से अधिक हिस्सा जम्मू कश्मीर में शूट करता है तो उन्हें 50% सब्सिडी दी जाएगी, और अगर वह अपनी दूसरी फिल्म भी जम्मू कश्मीर में बनाता है तो उन्हें 75% सब्सिडी मिलेगी। राज्य में शांति व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के पुलवामा, पूंछ समेत 3 सीमावर्ती इलाकों में सिनेमा घर खोले गए हैं। राज्य सरकार पर्यटकों की सुरक्षा पर खासा ध्यान दे रही है। इसके लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक की जा रही है। वहीं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार होम स्टे विकसित कर रही है। मौजूदा समय राज्य में 10,000 के करीब होम स्टे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए वित्तीय पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस वित्तीय पैकेज के तहत यूक्रेन को $1.3 बिलियन की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र काला सागर अनाज निर्यात सौदे का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को 7 महीने बीत चुके हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन को बड़े पैमाने पर वित्तीय और मानवीय सहायता की आवश्यकता है। The Secretary General and his team are engaged in intense contacts on these issues. Mr. Guterres and the team are working hard on having an expanded and extended Black Sea Grain Initiative. They are working actively to remove also the last obstacles so as to facilitate the export of Russian grain and fertilizer. The Black Sea Grain Initiative is a possible expansion in terms of geography and other matters, and also our parallel efforts. And I can tell you the Secretary General is spending a lot of time on the phone trying to unblock the places in various bureaucracies that are stopping this facilitated trade of Russian fertilizer and Russian grain. उधर न्यूयॉर्क सिटी में हजारों की संख्या में लैटिन अमेरिकी प्रवासियों के आने की वजह से पैदा हुई अव्यवस्था की वजह से शुक्रवार को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा है कि शरणार्थियों की वजह से बेघरों आश्रय व्यवस्था उनकी बुरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा है कि शहर में आने वाले शरणार्थियों के प्रबंधन के लिए करीब $1 अरब के खर्च का अनुमान है। न्यूयॉर्क सिटी में अप्रैल से अब तक 17,000 से अधिक प्रवासी आ चुके हैं। इस बीच टेक्सास, एरिजोना और फ्लोरिडा जैसे रिपब्लिकन राज्य प्रवासियों को डेमोक्रेटिक क्षेत्रों में भेज रहे हैं। I am declaring a state of emergency in the city of New York and issuing an executive order. This executive order will formally direct all relevant agencies to coordinate their efforts to construct the humanitarian relief centers, while also suspending certain land use requirements to expedite this process.
New York City has already done more than nearly any other city to support this influx of asylum seekers. And we cannot deprive longtime New Yorkers of support and services, even as we address the needs of these new arrivals. It's not sustainable, and it is not right. और सिलेट में चल रहे महिला एशिया कप में आज भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश महिला टीम के बीच बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। महिला एशिया कप में भारतीय टीम ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। भारतीय टीम को एकमात्र हार शुक्रवार को पाकिस्तान से मिली है। अंक तालिका में नंबर 1 पर बने रहने के लिए भारत को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। वहीं बांग्लादेश की कोशिश भारत को हराकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने की होगी। वहीं दूसरे मुकाबले में मलेशिया की श्रीलंका से भिड़ंत होगी। 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज राजकोट में हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं आज अहमदाबाद में महिला फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। जूडो के भी मुकाबलों की आज शुरुआत होगी। उधर योग में भी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार का दिन केरल के साजन प्रकाश के नाम रहा। साजन ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं गुजरात की माना पटेल और कर्नाटक के श्रीहरि नटराज भी अपनी स्पर्धाओं में गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार को एक्वेटिक्स में स्प्रिंग बोर्ड इवेंट में महाराष्ट्र की मिताली रेडकर ने स्वर्ण पदक जीता। गुजरात की अर्चना चेवली के नाम रजत पदक रहा। वहीं महाराष्ट्र की रितिका श्रीराम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तैराकी में केरल के साजन प्रकाश का शानदार प्रदर्शन जारी है। साजन प्रकाश ने शुक्रवार को 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट का रजत पदक एमपी के अद्वैत के नाम रहा, जबकि कांस्य पदक कर्नाटक के अनीश गौड़ा के हिस्से में आया। वहीं साजन प्रकाश का दिन का दूसरा मेडल 200 मीटर मेडले इवेंट में आया। महिलाओं की 200 मीटर मेडले इवेंट में कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्रन ने गोल्ड पर कब्जा किया। कर्नाटक की ही मानवी वर्मा ने इस स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया, जबकि कांस्य पदक गोवा की शरुंगी बांदेकर के हिस्से में आया। महिलाओं के 500 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में गुजरात की माना पटेल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कर्नाटक की रिधिमा के नाम रजत पदक रहा, जबकि कांस्य पदक बंगाल की साग्निक रॉय के नाम रहा। पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सर्विसेज के विनायक ने रजत पदक पर कब्जा जमाया, जबकि कर्नाटक के शिव के हिस्से में कांस्य पदक आया। बात अगर हॉकी की करें तो मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश ने ओडिशा पर 4-2 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिला हॉकी के दूसरे क्वार्टर फाइनल में हरियाणा की टीम ने कर्नाटक को हरा दिया है। इस एक तरफा मैच में हरियाणा की टीम ने कर्नाटक को 6-0 के बड़े अंतर से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। गुजरात से गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों से हर रोज प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसी ही एक तस्वीर गुजरात के 10 साल के लड़के शौर्यजीत की है, जिन्होंने मलखंभ की कला में अपने करतबों से सभी को आश्चर्यचकित किया। शौर्यजीत से खास बात की गुजरात में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। देखिए, मलखंभ को इस बार नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है और जिससे खेल की लोकप्रियता बढ़ रही है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह खेल और लोकप्रिय होने वाला है, क्योंकि कई युवा खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत ही युवा खिलाड़ी हमारे साथ हैं, गुजरात के शौर्यजीत। शौर्यजीत, मलखंभ ही क्यों चुना आपने? क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, एथलेटिक्स है, जिसमें बहुत फिटनेस भी अच्छी है और बहुत कम टाइम में बहुत सारी फिटनेस हो जाती है अपनी। गुजरात के ही हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है कि नेशनल गेम्स यहाँ हो रहे हैं और मलखंभ जो आपका गेम है उसको आप कर रहे हो यहाँ पर। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं अभी यहाँ पे खेल रहा हूँ मेरी नेशनल्स। तो इनको प्राउड फील हो रहा है कि नेशनल गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं शौर्यजीत, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके पिता का देहांत हुआ। तो
कितना मेंटली स्ट्रॉन्गनेस आपने यहाँ पर दिखाई कि आपको पिता के जाने के बाद आप यहाँ खेल रहे हैं, तो क्या सोच रहे थे आप? कि मैं मेरे पापा का सपना पूरा करूँगा कि नेशनल्स में गोल्ड मेडल लाना है मेरे को। तो इनका सपना है नेशनल में गोल्ड मेडल लाने का। इससे पहले भी इन्होंने फेडरेशन में ब्रॉन्ज जीता है और गुजरात के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सपना है आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कुछ करने का, कमाल दिखाने का? मेरा सपना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट बनूं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, तो मलखम्ब के बारे में बताइए, किस तरह का इसमें क्या क्या होता है, किस तरह क्या ये खेला जाता है, कितने अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए? मलखम्ब एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके लिए बहुत सारी डिसिप्लिन ज़रूरी है, और मलखम्ब के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। तो मलखम्ब में बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, इसमें स्टेशनरी आपका एक पोल होता है, हैंगिंग पोल होता है, रोप होता है, तो सभी में बड़े ही बखूबी से शौर्यजीत करते हैं। और इस तरह के युवा खिलाड़ी जो खेल से जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह के खिलाड़ियों के जुड़ने से मलखम्ब पॉपुलर होगा और विश्व के कई देश इसको अपना रहे हैं और देशों की इस गेम को खेलने में संख्या भी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ नारायण सिंह, डीडी इंडिया, गांधीनगर। योग की बात करें तो योग रोग को दूर करता है, हमें चुस्त दुरुस्त रखता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये किस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन को बदल देता है और उसे जिंदगी जीने का नया आयाम देता है, इस बात का पता गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों से चला। देखिए एक खास रिपोर्ट। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में योग को पहली बार शामिल किया गया है। ऐसे में योग की कला में महारथी बनकर सामने आने के लिए हर राज्य पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन इसी के साथ कुछ तस्वीर ऐसी भी है जो इस बात की तस्दीक करती है कि योग की जड़ें लोगों के अंदर कितनी गहराई तक समा गई हैं। योग के आसनों को समझाती ये है पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी मोनिका। मोनिका ने साल 2010 से 2017 तक आईटी सेक्टर में नौकरी की, लेकिन काम के अत्यधिक दबाव ने उनकी सेहत पर असर डाला और इसके चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मानसिक दबाव कम करने के लिए मोनिका ने योग का सहारा लिया और धीरे धीरे इसमें रमती चली गईं। 2022 में मोनिका ने योग विद्या को बढ़ाने के लिए खुद को उत्तर प्रदेश योगासन से जोड़ा और इसकी सदस्य बनी। मोनिका अब उत्तर प्रदेश महिला योग टीम की कोच हैं और अपने इस काम के बदले एसोसिएशन से कोई फीस नहीं लेती। दरअसल मोनिका की दिली चाहत है कि देश की प्राचीन विद्या का प्रसार ज्यादा से ज्यादा युवाओं में हो। 2017 में मैंने जब जॉब को छोड़ा, तब मेरा जो माइंड था वो मेरी हेल्थ की तरफ गया, तो मेरा मूवमेंट जो था पूरा वो हेल्थ एंड फिटनेस को गया। एंड उसी के साथ साथ जब मैं योग से जुड़ी, योगा करना जब मैंने स्टार्ट किया, योगा पढ़ना जब मैंने स्टार्ट किया, करना इज़ अ डिफरेंट थिंग और पढ़कर उसको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना इज़ द मेन थिंग। तो जब मैंने किया तो मैंने देखा कि मेरी अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिविटी, एक कहते हैं ना सकारात्मकता, एक ऊर्जा मेरे अंदर से मुझे फील होती थी। तो योग पढ़ने के साथ साथ वो चीज़ें देखी। फिर उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ किए जो YCB के हैं हमारे, और मैं क्या कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो इंट्रोड्यूस कराए हैं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से, तो YCB सर्टिफिकेशन लिए। उसके बाद अपनी योगा की जर्नी स्टार्ट की। मोनिका का कहना है कि हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान योग को वर्तमान समय में जो नई पहचान मिली है वो अमूल्य है। हमें योगा को आगे लेके जाना है, हमें बच्चे निकालने, ऐसा नहीं कि बड़े स्कूल से ही निकालने, छोटे सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। तो हमारा वर्क ये था कि उनको कोचिंग देना, वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को फाइंड आउट करना, बच्चों को क्या कहते हैं स्टेट लेवल पर लेके जाना, जो हमारा UPYSA है, उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उसके थ्रू फिर वो बच्चे आते हैं हमारे नेशनल पे, डिस्ट्रिक्ट से बच्चे निकाल रहे हैं, स्टेट लेवल पर लेके जा रहे हैं। अब हमारे जैसे नेशनल गेम्स भी आ गया, योगा एज अ स्पोर्ट्स नेशनल गेम में भी एड ऑन हो गया, तो अब ये नेशनल से इंटरनेशनल पे भी जाएगा। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है सर, उनकी लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती के लिए कई दशकों से किए जा रहे योग का ये अक्स एक उम्दा उदाहरण है इस विद्या के अनेक रूप का। दरअसल योग से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं। योग जो है उससे कहीं ना कहीं हमारा भावनात्मक लगाव रहा है, और ये लगाव ही है जो हमें इस ओर आकर्षित करता है और इस खेल से जोड़ता है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, अहमदाबाद।
और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण और 50 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीतने वाली गुजरात की तैराक माना पटेल अपने प्रदर्शन से खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य इस साल अपने प्रदर्शन को हाई नोट पर खत्म करना है। इसके साथ ही माना ने माना कि टोक्यो ओलंपिक में उनको काफी फायदा मिला है। वहीं माना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। देश में स्विमिंग के खेल में माना पटेल वो नाम है जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा हर मंच पर मनवाया है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। माना, सबसे पहले तो आपको बधाई, 200 मीटर बैक स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड नया क्रिएट किया। कितना मुश्किल रहा या फिर कहें कि बेहद आसान रहा? नहीं, आसान तो नहीं था। ऑफ कोर्स द चैलेंज वाज, मतलब चैलेंज था कि मैं अच्छा टाइम क्लॉक करूं एंड मुझे इधर आके रेस करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने हमेशा अच्छा टाइम दिया है ये पूल में। सो एनीवेज, नेशनल गेम्स एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और ये साल का लास्ट टूर्नामेंट है, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है कि मैं अच्छा टाइम दूं और ये साल एंड दिस ईयर ऑन अ गुड नोट। नेशनल गेम्स क्योंकि आपके अपने होम ग्राउंड पे ही एक तरह से कहना चाहिए कि हो रहा है, तो आप मानते हैं कि इसका बहुत एक फ़र्क पड़ता है जब आप अपनी होम कंडीशंस के बीच में खेलते हैं? इसका अंतर पड़ता है या ये कोई ऐसा कुछ मायने नहीं रखता? मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट गुजरात में हो रहा है, तो एक स्पेशल फील होता है कि जब लोकल्स की तरफ से बहुत प्यार मिलता है, सब लोग आपके लिए प्रे कर रहे होते हैं, आपको चीयर कर रहे होते हैं। सो आई थिंक एक अलग बूस्ट मिलता है अगर आप अपने होम ग्राउंड के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज चीयर्ड फॉर मी इन राजकोट। अभी आपका जब 50 मीटर हुआ था उसमें आपका सिल्वर आया है, तो क्या समझते हैं कि 200 मीटर से फिर 50 मीटर पर आते आते क्या कहाँ पे कमियाँ रह गई? ऑफ कोर्स 200 बैक के बाद मैं थोड़ा थक गई थी, मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिला, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा दुख हुआ कि मैं गोल्ड नहीं जीत पाई, बट आई एम हैप्पी कि मुझे मेरा पर्सनल बेस्ट टाइम मिला। सुबह मैंने रिकॉर्ड किया पर अवंतिका ने शाम को वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, उन्होंने गोल्ड जीता। बट या आई एम हैप्पी कि मैंने अपना 100% बेस्ट दिया 200 होने के बाद भी। सीनियर एक्वेटिक जो चैंपियनशिप है वो आपकी काफ़ी फेवरेट रही है, उसमें आप लगातार मेडल्स जो हैं वो जीतते आई हैं, तो उसके बाद ये नेशनल में जब आना हुआ तो कितना यहाँ पे क्या कुछ फाइट का सीन रहा, कितना टफ था कंपटीशन? हमेशा मतलब आप रेस करो तो आपको 100% ही देना चाहिए। 2 हफ्ते पहले मेरा सीनियर नेशनल्स में कंपटीशन था, पर क्योंकि नेशनल गेम्स एक उससे भी बड़ा रेस है, तो आई टुक दैट इवेंट एज अ रेसिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस। तो उधर भी मुझे 6 साल के बाद बेस्ट स्विमर फीमेल का अवार्ड मिला, तो ऐड से कि हम राइट ट्रैक पे थे जैसे हमने प्रेपरेशन की थी। सो या आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। गुजरात ने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो करके दिखाया नेशनल गेम्स के लिए, केवल नेशनल गेम्स के लिए नहीं बल्कि बाकी अगर अदर गेम्स की भी बात करें तो यहाँ पर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होकर के सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगी? और जिस तरह से पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ लगातार संवाद करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते, उसके बारे में बताइए। आई थिंक मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है इंडियन स्पोर्ट्स को। उनका जो इंटरेस्ट रहा है स्पोर्ट्स इंडिया को आगे बढ़ाने का, उसकी वजह से बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको दिखा है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स के पहले जो मोदी जी सबको मोटिवेट करते हैं, गुड लक पर्सनली आके गुड लक बोलते हैं, और फिर इवेंट होने के बाद सभी को बधाई देते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी और प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया है, तो एक अलग सा खुशी मिलता है, अलग सा मोटिवेशन मिलता है। और गवर्नमेंट स्कीम्स ने भी बहुत फाइनेंशियल हेल्प देते हैं एथलीट्स को, सो दैट्स अ बिग मोटिवेशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है माना पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुजरात में जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत शानदार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी खिलाड़ियों से बात करते हैं तो वो अपने आप में सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करता है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, राजकोट। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। आपको छोड़ जाते हैं अभिनेता राजकुमार पर फिल्माए गए कुछ यादगार नगमों के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हमसे तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हमसे तैयार चलो। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।